हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मैं अभी अभी 12th पास किया हूं और अपना एडमिशन किसी तरह से ग्रेजुएशन में करवा पाया हूं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मेरे पिताजी एक किसान हैं। वो यहाँ गांव में ही खेतीबाड़ी का काम किया करते हैं। उसी से जो कमाई होती है उससे ही हमारा घर चलता है और वो हमें पढ़ने के लिए पैसे भी देते हैं। ऐसे ही किसी तरह से मैं 12th तक पढ़ पाया था। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। मैं उन पर और कर्ज की बोझ नहीं देना चाहता था। यही सोचकर मैं पिताजी के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी मुझ पर गुस्सा करने लगे। वो कहने लगे, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या दिक्कत हो गई? तो मैं भी उनसे कहने लगा, पिताजी मैं काम करना चाहता हूँ, आपके ऊपर का थोड़ा कर्ज कम करना चाहता हूँ। तो पिताजी कहने लगे, तुम कर्ज की चिंता क्यों कर रहे हो, कर्ज मेरे ऊपर है। 1-2 बार फसल बेचूंगा और उससे जो कमाई होगी उससे ये सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। तुम कर्ज की चिंता मत करो। तुम अच्छा खासा मार्क्स लाए हो 12th में, इसलिए तुम्हें एडमिशन करवानी चाहिए ग्रेजुएशन में। चलो मैं कल तुम्हारे साथ चलता हूँ और यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। फिर अगले ही दिन मेरे पिताजी कुछ पैसे और कर्ज पर लेकर मेरा एडमिशन मेरे पास के शहर में जो सबसे बड़ा कॉलेज था उसमें करवाए। वहाँ पहले कॉलेज वाले मेरा एडमिशन करने से इनकार कर रहे थे, पर मेरा 12th का पासिंग मार्क देखकर वो भी खुश हो गए थे और उसी के दम पर मेरा एडमिशन हो पाया था। क्योंकि 12th में मैंने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए थे। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था और शायद यही कारण है कि पिताजी भी पैसों की परवाह ना करते हुए मेरा एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाए। और तब मैं समझ पाया था कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व होता है और वो आपके पढ़ाई के लिए किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हो गया और अब मुझे पढ़ाई करने के लिए उस कॉलेज में जाना था। वो कॉलेज मेरे गांव से काफ़ी दूर था, जो दूसरे शहर में था, इसलिए मैं वहाँ उसी कॉलेज में रहकर पढ़ाई करने वाला था। वो एक हॉस्टल कॉलेज था और वहाँ पे कई सारे लड़के लड़कियाँ रहा करती थी। इसी तरह मैं भी उस कॉलेज में ही रहकर पढ़ाई करने वाला था। मैं अपने कुछ ज़रूरत के सामानों को पैक कर उस कॉलेज में जाने के लिए निकल पड़ा। मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर मैं देखा वहाँ पे काफ़ी दूर दूर के शहरों से लड़के जो कि वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ा करते थे, जो कई सारे लड़के अपनी कार से उस कॉलेज में आते थे। लेकिन मैं तो वहीं पर रहकर पढ़ाई करने वाला था। इसी तरह कॉलेज के दूसरे दिन है, जब मैं सुबह के लगभग 8 बजे के करीब उस कॉलेज के पार्क में टहल रहा था, कॉलेज की ओर देखता हुआ उस पार्क में टहल रहा था, तभी मुझे वो लड़की मिल गई, ईशिता। वो मेरे ही बगल के गांव की रहने वाली थी और हम कक्षा 6 से ही साथ साथ पढ़ते आ रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से थी और वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी थी। हमारा कभी आपस में नहीं बन पाया था और वो मुझसे हमेशा चिढ़ा करती थी क्योंकि हम दोनों बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज थे। पर ईशिता शायद मुझसे पढ़ने में थोड़ा सा कम थी, इसीलिए जब भी मैं एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आता तो स्कूल में मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती और इससे वो चिढ़ा करती थी। लेकिन हाँ, मेरे बाद उसका ही पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स होता था। आप ये समझ सकते हैं कि मैं हमेशा फर्स्ट आता था और वो सेकेंड नंबर पे रहती थी। हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट रहे हैं। इसी तरह मेरा उस कॉलेज में दूसरा दिन था और मैंने ईशिता को देखा। ईशिता वहाँ कॉलेज के पार्क में खड़ी कुछ लड़कियों से आपस में बातें कर रही थी और मैं भी वहाँ उस कॉलेज के पार्क में टहल रहा था। मैं कॉलेज की ओर देख रहा था और तभी मेरा ध्यान पड़ा कि कोई लड़की मेरे ओर देखकर लगातार घूर रही है। जब मैं उसकी ओर देखा तो ये ईशिता थी। पहले तो वो एकटक खड़ी होकर मुझे देखती ही रही, शायद वो कंफर्म करना चाहती थी कि ये मैं ही हूँ। और जब उसे यह पता चल गया कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ने आया हूँ तो वो मेरी ओर देखकर देखते देखते अचानक से वो अपने होठों को इधर उधर हिलाना शुरू कर दी थी। वो होता है ना कुछ लड़कियां जो किसी को चिढ़ाने के लिए अपना मुंह बनाती है, और वो भी ऐसा ही कुछ कर रही थी।
मैं भी उसकी ओर देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर काफी तेज तेज हंसने लगा। अभी भी वो मेरे ओर देखकर लगातार घूर रही थी और अब मैं चलता हुआ उसके पास गया, क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता था कि वो यहाँ इस कॉलेज में अकेली रह रही है या फिर उसका कोई पहचान वाला है जो इस कॉलेज में रहता है। इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट दूसरे शहर के थे और सिर्फ इशिता ही थी जिसे मैं इस पूरे कॉलेज में जानता था। भले ही मैंने आज से पहले ना तो कभी इशिता से बात किया था और ना ही इशिता मुझसे कभी बात की थी। मैं चलता हुआ उसके पास गया और उससे कहने लगा, इशिता, तुम यहाँ अकेली रह रही हो या फिर कोई पहचान वाला है जिसे तुम जानती हो? मैं अपने सर को नीचे झुकाकर उससे बातें कर रहा था और वो भी अपने सर को दूसरी ओर घुमा कर रखी थी। पहले तो उसने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं दोबारा उससे पूछा तो वो कहने लगी, तुम्हें उससे क्या करना है? मैं यहाँ पर अकेली रहूं या किसी के साथ रहूं? उसकी ये जवाब सुनकर मैं भी उससे हंसते हुए कहने लगा, यार तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहती हो? अब मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आ जाते हैं तो मैं क्या करूं? अब वो मेरे ओर देखकर कहने लगी। वो काफी तेज आवाज में मुझसे कह रही थी, तुम मार्क्स की तो बात ही मत करो। भले ही तुम मुझसे 2-4 अंक ज्यादा ले आते हो, पर दिमाग तुमसे ज्यादा मेरे अंदर है। इशिता मुझसे ऐसा कह रही थी और अब मैं फिर से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। मैं उससे कहने लगा, यार तुम्हें पता है, कल मैं रील देख रहा था, इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था और तभी मुझे एक ऐसा रील मिला जिसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि जो लड़की बोलती है ना कि उसके अंदर लड़कों से ज्यादा दिमाग है, उसके अंदर तो दिमाग ही नहीं होता। अब मेरी ये बात सुनकर इशिता मेरी ओर देखकर काफी गुस्से से घूरने लगी थी और मैं उसे कहने लगा था, अरे यार मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम वाले वो लोग बोले थे। अब उसके पास तुम्हें जाना है, जाओ उसे मार कर आओ। बोलोगी तो मैं उन्हें दिखा देता हूँ तुम्हें कि वो कौन लोग थे। मेरी ये बात सुनकर इशिता मुझसे कहने लगी, इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है? तुम यही कहना चाहते हो ना? तो मैं उससे कहने लगा, मैं तुमसे ऐसा कब कहा? तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा दिमाग है, सच में तुम्हारा दिमाग मुझसे बहुत ज्यादा तेज है। बस तुम किसी लड़के को देखकर मुंह बनाना बंद कर दो, जैसा तुम अभी कुछ देर पहले मुझे देखकर बना रही थी। अब मेरी ये बात सुनकर वो भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम अभी तक वो बातें याद कर कर रखे हो। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो और सुनो, मैं बस अभी तुमसे अच्छे से बातें कर रही हूँ। आगे से मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी और ना ही तुम मुझसे बातें करने की कोशिश करना। देखो, मैं तुमसे चिढ़ती विढ़ती नहीं हूँ और ना ही मुझे तुमसे जलन होती है। आइंदा तुम मुझसे ये बात कभी नहीं बोलोगे, प्रॉमिस करो। मैं भी उसे कहने लगा, चिढ़ोगी तो मैं तो बोलूंगा ही। तो कहने लगी, ठीक है, रहो, अकेले में जा रही हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ। वो इतना बोल रही थी और तभी अलार्म बज गया। कॉलेज का क्लास शुरू हो गया था और मैं भी इशिता के साथ चलता हुआ क्लास में पहुंचा। वो कह रही थी, अकेले जाओ ना, मेरे साथ क्यों जा रहे हो? तो मैं भी कहने लगा, क्या यार तुम फिर से गुस्सा करने लगी। फिर इसी तरह चलते हुए हम क्लास में पहुंचे और बेंच पर जाकर बैठ गए। इशिता मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठी थी और मैं उससे पीछे वाले बेंच पर बैठा था। टीचर आए और वो हमें पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर ऐसे ही दिन के 3 बजे तक क्लास चली और छुट्टी होने के बाद जब हम क्लास से बाहर निकल रहे थे तो मैं इशिता से कहने लगा, इशिता पार्क में आना, हम उसी पेड़ के पास बैठकर कुछ बातें करेंगे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो इशिता कहने लगी, मैं क्यों आऊंगी? और मैं तुमसे कहा था ना, अभी के बाद तुम दोबारा बातें मत करना। तुम फिर से मुझसे बातें करने लगे। तो मैं भी उससे कहने लगा, मैं तो बातें करूंगा, तुम्हें जवाब नहीं देना होगा तो मत देना, मैं वहां उस पेड़ के पास खड़ा रहूंगा पार्क में, आ जाना। इतना बोलकर हम अपने उस बड़े से कमरे के अंदर चले गए जिसमें कई सारे लड़के रहा करते थे। वो भी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बैग को टांग कर फिर से उसी पार्क में आ गया। मैं पेड़ के पास बैठकर मोबाइल चलाने लगा। मैं वहां उस पेड़ के पास लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। मैं 4 बजे तक उसी पेड़ के पास बैठा इशिता का इंतजार कर रहा था कि इशिता आएगी, लेकिन इशिता आई ही नहीं। मैं भी उस पेड़ के पास से उठकर कमरे में चला गया। और फिर शाम के वक्त जब मैं टहलने के लिए उस पार्क में आया था तब मैं देखा वहां पार्क में कई सारी लड़कियां आपस में खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसमें इशिता भी थी। मैं चलता हुआ उसके पास गया और उससे कहने लगा, तुम आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा 1 घंटे तक यहाँ इस पेड़ के पास इंतजार किया था कि तुम आओगी, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। मुझे तुमसे बातें करनी है, कुछ जरूरी बातें। चलो अभी करते हैं, चलो उस पेड़ के पास, वहां पर बैठकर बातें करते हैं। अब इशिता मेरी ओर देखकर
अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, यार तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ जो इशिता के पास खड़ी थी वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं उन लड़कियों से कहने लगा, यार तुम लोग कुछ गलत मत सोचना, बस ये मेरा अच्छी दोस्त है, मैं इससे बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इशिता के एक हाथ को पकड़कर उसे कहने लगा, चलो ना यार प्लीज़, वहाँ उस पेड़ के पास चलकर बातें करते हैं। यहाँ पर खड़े होकर बातें करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, तुम मानती क्यों नहीं। वहाँ पे अब जितनी भी लड़कियाँ खड़ी थी वो भी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और इशिता भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम नहीं मानने वाले, चलो। फिर हम दोनों चलते हुए उस पेड़ के पास आए। उस पेड़ के पास पहुंचकर वहाँ जो चबूतरा बना हुआ था उस पर बैठ गए और मैं इशिता से पूछने लगा, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि क्या यहाँ पर तुम अकेली हो या फिर कोई पहचान वाला इस कॉलेज में है। तो इशिता कहने लगी, मेरा कोई पहचान वाला इस कॉलेज में नहीं है। जैसा तुम अकेले यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने आए हो, मैं भी यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। मैं भी यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली हूँ। अब मैं भी कहने लगा, ठीक है तो तुम अपना नंबर दे दो और मैं भी तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ। अगर कोई मुसीबत होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना और मुझे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब मेरी ये बात सुनकर इशिता कहने लगी, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम से क्या करना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे क्यों बताने लगे। मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाली, मैं तुम्हारी चाल सब समझ रही हूँ। मैं तुम्हें अभी नंबर दूंगी और बाद में तुम मुझे कॉल कर कर परेशान करोगे। अब मैं भी कहने लगा, क्या यार तुम भी ऐसी सोचती रहती हो, तुम ही बताओ, तुम्हारे पहचान का कोई इस कॉलेज में है और ना ही मेरे पहचान का कोई इस कॉलेज में है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा, कोई लड़का अगर तुम्हें छेड़ दिया, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आई तो तुम किसे बताओगे, मुझे ही तो बताओगी ना, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे ही जानती हो। अगर तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा तो फिर कैसे बता पाओगी, बताओ। तो वो भी कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, मैं नंबर वंबर नहीं दूंगी तुम्हें। इतना बोलकर वो वहाँ से उठ खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। मैं भी उसे रोकने की कोशिश करता रहा। वो अपने कमरे में चली गई और मैं भी उठकर अपने उस बड़े से कमरे में चला गया। मैं ऐसे ही खाना वाना खाकर लगभग 11 बजे तक पढ़ाई करता रहा। टीचर ने कुछ होमवर्क दिया था, उसे मैं पूरा कर लिया और फिर सो गया। सुबह क्लास स्टार्ट हुई और क्लास में इशिता आई थी। मैं उसे कहने लगा, यार तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। इशिता मुझे कह रही थी तुम मुझसे बातें मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। फिर टीचर आए, वो पढ़ाना शुरू कर दिए और वो सभी स्टूडेंट का होमवर्क चेक करना शुरू कर दिए। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो होमवर्क तो कर आए थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया जो कल उन्होंने पढ़ाए थे, उनका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। वहाँ पे कई सारे लड़कों को पनिशमेंट मिली, उन्हें कई सारे छड़ियों का वार को सहना पड़ा। और फिर ऐसे ही वो मेरे पास भी आए, मेरे होमवर्क को भी चेक किया और कल पढ़ाए गए सारे सवालों को पूछने लगे। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे थे और मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे पाया था बहुत ही आसानी से। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, मेरे क्लास में जितने भी छात्र थे, सभी मेरी ओर देख रहे थे। फिर ऐसे ही पढ़ाई खत्म हुई और छुट्टी के वक्त वहाँ कई सारे लड़के मेरे पास आए और वो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। और मैं भी उससे कहने लगा, यार तू मुझे अपना दोस्त ही समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। फिर ऐसे ही हम अपने कमरे में चले गए। शाम के वक्त इशिता फिर से मुझसे मिली और मैं उससे बातें करने लगा। इशिता मेरे पास फिर से आकर बातें कर रही थी, लेकिन मैं उसे जब भी कॉन्टैक्ट नंबर मांगता वो मुझसे हमेशा मना कर दिया करती। वो मुझसे बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करती और उठकर चली जाती। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब क्लास के सारे स्टूडेंट, कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। वहाँ मेरे क्लास के लगभग सारे लड़कों से मेरी दोस्ती हो चुकी थी और वहाँ की लड़कियाँ जो मुझसे दोस्ती तो करना चाहती थी, लेकिन इशिता उसे रोक देती। कोई भी लड़की मेरे पास आती, इशिता मेरे बारे में उसे बुरा भला कहती और इसी तरह वो उसे मुझसे दूर कर देती। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियाँ जो मेरे पास आकर बैठना चाहती थी, वो उसे भी किसी तरह से भगा ही देती। मुझे ऐसा लगा करता कि इशिता मुझसे जलती है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे टीचर कुछ देर के लिए बाहर गए थे और तब एक लड़की मुझसे सवाल पूछने के लिए आई थी। वो मेरे बेंच पर बैठ गई और वो मुझसे सवाल पूछ रही थी। तभी इशिता को मैंने देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे जलन हो रही है। जब वो लड़की मेरे पास आकर बैठी थी बेंच पर, उसे कुछ हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा, उठो, तुम बेंच पर से उठकर खड़े हो जाओ, जो भी बोलना है खड़े होकर बताओ,
ऐसे आपस में चिपको मत। तब मैं सीता से कहने लगा, अरे मैं चिपक कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस इसे सवाल बता रहा हूँ। तो वो कहने लगे, खड़े होकर बताओ ना, क्या दिक्कत है, खड़े होकर बता दो, ये भी चली जाएगी। फिर मैं उस लड़की के डाउट को सोल्व कर दिया और वो लड़की भी वहाँ से चली गई। उसके बाद मैं इशिता से कहने लगा। इशिता मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठी थी और मैं उसे कहने लगा, तुम तो कहा करती थी कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर तुम उस लड़की को देखकर ऐसे जल क्यों रही थी जब वो मेरे पास बैठी थी? तो इशिता कहने लगी, कौन बोला जल रही थी, मैं जल वल नहीं रही थी। तो मैं उसे कहने लगा, देखो झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ तो फील हो रहा था, तभी तो वो उस लड़की को मुझसे दूर रहने के लिए कह रही थी। मैं उससे ये बोल रहा था और वो चुप थी। तभी टीचर भी आ गए और फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। फिर जब क्लास खत्म हुई तो क्लास खत्म होने के समय इशिता मेरे हाथ को पकड़कर उसी पेड़ के पास लेकर आ गई जहाँ पर हम दोनों बैठकर बातें करते थे। वहाँ पर वो बैठ गई और वो कहने लगी, कल से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेंच पर ही बैठूंगी। मैं उसे कहने लगा, लेकिन क्यों, तुम तो मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठा करती हो। तो कहने लगी, बस मैं बैठना चाहती हूँ। तो मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है, अगर तुम बैठना चाहती हो तो बैठना, लेकिन यार तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ना, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अकेला अकेला फील होता है, बस तुम ही हो जिससे मैं यहाँ पर बातें करता हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ देर बैठता हूँ। बाकी मैं किसी से ना तो ज़्यादा बात करता हूँ और ना ही किसी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इशिता से ऐसा कह रहा था और इशिता कहने लगी, मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाली, लेकिन हाँ, तुम अब से मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ सकते हो। आज से मैं तुम्हारा दोस्त बन चुकी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे मिलकर बता सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी तो तुम बिना मतलब के ही मुझे कॉल करके परेशान करते रहोगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रही। अब मैं भी चुप था। मैं उसे कहता भी तो वो नहीं मानती कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। मैं भी उसे कुछ नहीं कहा और वो उठकर वहाँ से चली गई। अब ऐसे ही हम दिन में क्लास करते और शाम के वक्त इशिता मेरे पास आती। हम दोनों उसी पेड़ के पास बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते। फिर इशिता भी अपने कमरे में चली जाती और मैं भी अपने कमरे में चला जाता। लेकिन एक दिन शाम के वक्त मैंने देखा कि इशिता को कोई लड़का परेशान कर रहा है। मैं चलता हुआ इशिता के पास गया और इशिता मेरी ओर देखकर कहने लगी। वो उस लड़के से कह रही थी, देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड। अब तुम्हें पता चल गया ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और तब वो लड़का भी वहाँ से चला गया। वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं इशिता से कहने लगा, क्या हुआ, वो लड़का तुमसे क्या बोल रहा था? तो वो कहने लगी, वो लड़का मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मैं उसे कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब मैं भी उसे कहने लगा, लेकिन तुम उसे झूठ क्यों बोली कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तो इशिता थोड़ी देर मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, वो तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, इसलिए मैं उसे झूठ बोल दिया ताकि वो दोबारा मुझे परेशान ना करे। अब मैं भी हंसते हुए कहने लगा, क्या यार तुम भी तारीफों की पुल बांधे जा रही हो, मेरी बॉडी कहाँ अच्छी है? तो वो कहने लगी, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, बस तुम्हें नहीं पता। इतना बोलते हुए हम क्लास में चले गए और इसी तरह से पढ़ाई खत्म हुई। दिन भर हम पढ़ाई किए और शाम के वक्त फिर से उसी पेड़ के पास आकर बैठ गए। लेकिन इशिता आज मुझसे काफ़ी अच्छी तरह से बातें कर रही थी। वो मुझसे काफ़ी अच्छी बातें कर रही थी। पहले तो इशिता मुझसे गुस्से में बातें किया करती थी, लेकिन आज उसके बात करने की तरीका को मैं देखकर खुश था। मैं उससे कहने लगा, यार तुम ऐसे ही मुझसे बातें किया करती पहले तो कितना अच्छा होता। पहले तुम मुझसे हमेशा गुस्से में बातें किया करती थी। तो वो कहने लगी, पहले मुझे तुम्हारे नेचर के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे गुस्से में बातें किया करती थी। अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर इतना बोलते हुए वो मेरे हाथ से फ़ोन ले ली और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायल कर दी। वो कहने लगी, ये रहा, यह है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन ज़्यादा बातें मत करना मुझसे, ज़्यादा कॉल मत करना। मैं भी उसे कहने लगा, कहाँ, मैं अभी कॉल भी नहीं किया और तुम बोल रही हो कॉल मत करना। फिर इसी तरह शाम हुई और हम अपने अपने कमरे में चले गए। शाम के वक्त मैं उसे कॉल लगा दिया। मैं उसे कहने लगा, क्या कर रही हो, खाना वाना खाया? इसी तरह से हम बातें करने लगे और इशिता भी कहने लगी, मुझे पता था कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और तुम मुझे कॉल कर ही दोगे। अब देखो, अगर ऐसे परेशान करोगे तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो मैं भी कहने लगा, बस मैं आज भर तुमसे बातें कर रहा हूँ, आगे से मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। फिर ऐसे ही कुछ देर तक मैं उससे बातें किया और फिर सो गया। सुबह हुई, दिन भर मैं क्लास किया और शाम के वक्त फिर से उसी पेड़ के पास आकर बैठ गया। इशिता भी मेरे पास बैठी थी और आज इशिता की बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
मन कर रहा था कि मैं उसकी बातों को सुनता ही रहूं। इशिता बोल रही थी और मैं चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखकर उसकी बातों को सुनता रहा। मैं उसकी बातों को सुन रहा था और इशिता भी कुछ देर बोलते बोलते रुक गई और वो कहने लगी, यार तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम बस अपने गाल पर हाथ रखे मेरी चेहरे की ओर देखे जा रहे हो। तो मैं भी उसे कहने लगा, मुझे बोलने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को ही सुनता रहूं। अब इशिता भी मुस्कुराते हुए कहने लगी। वो ऐसे ही कुछ देर तक बातें करती रही और शाम होने के वक्त जब सूरज डूबने को था तो इशिता मुझसे पूछने लगी। वो मेरे चेहरे की ओर देखकर कह रही थी, सच सच बताना, क्या हम दोनों सिर्फ आपस में दोस्त हैं? दिल की बात बताना, बातों को छुपाने की कोशिश मत करना। अब मैं थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हाँ हम आपस में दोस्ती तो हैं, हम यहाँ आते हैं, इस पेड़ के पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कुछ और है, बस हम अच्छे दोस्त हैं। मैं इशिता से ऐसा कह रहा था और मेरी ये बात सुनकर इशिता वहाँ से उठ खड़ी हुई, वो वहाँ से जाने लगी। मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ? तो उसका कहना था, कुछ भी नहीं, शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है और अब मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और उसका चेहरा जैसे मुरझाया सा लग रहा था, वो थोड़ा सा मायूस हो गई थी। मैं उससे कहने लगा, लेकिन तुम मायूस क्यों हो? तो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मायूस कहाँ हूँ। वो अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाकर बोली थी और फिर मैं कहने लगा, जाओ जाओ, मैं भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करता हूँ। फिर ऐसे ही हम अपने अपने कमरे में चले गए और लगभग 10 बजे तक मैं पढ़ाई किया। फिर मैं इशिता को कॉल लगा दिया, लेकिन इशिता कॉल नहीं उठा रही थी। मैं उसे 2-3 बार कॉल किया लेकिन वो कॉल नहीं उठाई। फिर मैं भी सो गया। फिर अगले दिन जब हमारी क्लास खत्म हुई तो मैं उस पेड़ के पास बैठा इशिता का इंतजार कर रहा था कि इशिता आएगी, लेकिन इशिता नहीं आई। अब मैं उसके कमरे में चला गया। मैं इशिता को बुलाने उसके कमरे में चला गया और इशिता को अपने साथ लेकर वहीं उसी पेड़ के पास आ गया। मैं इशिता से कहने लगा, क्या हुआ? ना तो तुम कल कॉल उठाई थी और ना ही आज मुझसे मिलने के लिए आई। तो कहने लगी, थोड़ा कुछ काम था। अब मैं उसे कहने लगा, ठीक है फिर कुछ बातें करो। तो वो कहने लगी, आज मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आज तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी। फिर मैं उससे बातें करने लगा और वो आज मेरे चेहरे की ओर लगातार देखे जा रही थी, जैसा कि मैं कल उसके चेहरे की ओर देख रहा था। ऐसे ही हम वहाँ लगभग 1 घंटे तक बैठे आपस में बातें करते रहे और अब यह रोज का काम हो गया था। क्लास खत्म होती हम यहाँ पेड़ के पास आते, आपस में बातें करते और कभी कभार रात के वक्त फ़ोन पर हमारी बात होती। अब ये रोज का काम हो गया था और ऐसे ही समय बीता और हमारा कॉलेज खत्म हो गया और अब हमें अपने अपने घर जाना है। कई स्टूडेंट लोग यहाँ से घर जा चुके हैं, मैं और इशिता और कई सारे स्टूडेंट अभी इस कॉलेज में हैं, लेकिन आज मैं अपने घर जाने वाला हूँ। इशिता भी अपने घर जाने वाली है, लेकिन इशिता मुझसे मिलने के लिए आई। वो कहने लगी, सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं उससे कहने लगा, क्या यार तुम भी, बस तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। इशिता मायूस हो गई थी। वो कहने लगी थी, ठीक है, लेकिन कॉल तो करते रहोगे ना, कॉल करना, ऐसा नहीं कि घर जाके भूल जाना। फिर कुछ ही देर बाद मैं भी रेडी हो गया था और तब तक इशिता के पिताजी वहाँ कार से इशिता को लेने के लिए आ गए थे। इशिता भी कार में बैठकर अपने घर चली गई। मैं भी ऑटो से अपने घर पहुँचा। पिताजी भी खुश थे। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? मैं भी पिताजी से कहने लगा, हाँ पिताजी, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, मैं कोई सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही अभी आर्मी की जॉब के लिए वैकेंसी आई हुई थी, मैं भी उस फॉर्म को अप्लाई कर दिया। फिर आर्मी की तैयारियां करने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते, लेकिन अब मुझे इशिता की काफ़ी ज़्यादा याद आना शुरू हो गई है। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। रात में कभी कभी मैं सो तक नहीं पाता हूँ। मैं पूरे रात तक जागकर इशिता के बारे में ही सोचता रहता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं शायद इशिता को पसंद करने लगा हूँ। जो भी हो, मेरे पास तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं उसको कॉल लगाता हूँ। उसके बाद मैं इशिता को कॉल लगा दिया। इशिता ने कॉल उठाई और मुझसे कहने लगी, अब याद आई है मेरी, इतने दिनों के बाद। वो काफ़ी मायूस सी बातें कर रही थी और मैं उससे कहने लगा, इशिता, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इशिता कहने लगी,
मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन हम मिल नहीं सकते। ये गांव है, अगर लोगों को पता चल गया तो कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उससे कहने लगा, मिल सकते हैं, लेकिन रात में तुम मेरे गांव के बाहर आ सकती हो। तुम्हारे पास तो कार है, तुम अपने कार को लेकर आ जाना मेरे उस गांव के बाहर, उस पहाड़ी के पास। तो कहने लगी, क्या मैं भी आऊँ? मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है तुमसे। वैसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, अगर तुम आ सकती तो आ जाओ। तो इशिता कहने लगी, ठीक है, तुम उस पहाड़ी के पास पहुँचो, मैं आती हूँ। फिर मैं भी अपने घर से निकला और अपने गांव की बाहर की ओर चल पड़ा। मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उस पहाड़ी के पास पहुंचा और वहीं एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गया। फिर कुछ ही देर बाद इशिता भी अपनी कार से उस कच्ची सड़क के रास्ते वहां पर पहुंची। अब मैं भी उसे देखकर खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा। इशिता अपने कार से उतरी और भागती हुई मेरे तरफ आई और मेरे गले लग गई। वो मुझे हक की हुई थी और मैं इशिता से कहने लगा, ठीक है, चलो हम उस पत्थर पर बैठकर बातें करते हैं। और तब जब इशिता मुझसे अलग हुई थी और मैं उसके चेहरे की ओर देखा था, इशिता की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आए हुए थे। वो रो रही थी और मैं उसे कहने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए हुए हैं? तो कहने लगी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आज इतने दिन के बाद मुझे कॉल किए हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मैं भी उससे कहने लगा, चलो मैं वहाँ तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए यहाँ पर बुलाया था, तुमसे कुछ बातें करने के लिए बुलाया था, वो मैं तुम्हें आज बताऊँगा। फिर हम दोनों वहीं उस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गए और उससे मैं कहने लगा, सच कहूँ तो तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। कॉलेज में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं तुम्हें कभी मिस करूँगा, क्योंकि जब भी मेरा मन करता था तुमसे मिलने के लिए, मैं तुमसे जाकर मिल लेता था। लेकिन यहाँ जब तुमसे अलग हुआ तब मुझे पता चला, और सच्चाई तो यही है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हर वक्त ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुमसे बातें करता रहूं। और इशिता भी, उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो भी कहने लगी, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कॉलेज में मैं तुम्हें कितनी बार पूछी, लेकिन तुम कहते कि मैं दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तुम उस दिन कॉल किए थे ना, मैं कॉल नहीं उठाई थी, मैं रो रही थी। मैं भी उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, अब हम साथ साथ रहने वाले हैं, तुम मिलने तो आओगी ना मुझसे? तो कहने लगी, हाँ आऊँगी। फिर ऐसे ही हम कुछ देर तक वहाँ पर बातें करते रहे। उसके बाद इशिता अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। अब ऐसे ही हमें जब भी मिलने का मन करता, हम वहीं पहाड़ी के पास चले जाते, वहाँ बैठकर आपस में बातें करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कुछ दिन के बाद इशिता मुझे कॉल की थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, अपने पिताजी से बातें करो, मैं भी अपने पिताजी से बातें करता हूँ। तो वो भी कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पिताजी को बताती हूँ। उसके बाद वो कॉल कट कर दी और अगले दिन इशिता के पिताजी मेरे घर पर आए और वो मेरे पिताजी से कहने लगे, आप अपने बेटे को सुधार लो, आपका बेटा बिगड़ चुका है, अगर वो नहीं सुधरा तो वो मारा जाएगा। वो मेरे पिताजी से सिर्फ बातें कर रहे थे और मैं उनके सामने आया। अब वो मेरी ओर देखकर कहने लगे, तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें पता है जिस लड़के के साथ उसकी शादी लगी है वो अमेरिका में रहने वाला है, वो अमेरिका का रहने वाला है और वो एक डॉक्टर है। तुम निकम्मे बेरोजगार। वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, तो ठीक है, मुझे आपके बेटी के साथ शादी करने के लिए क्या करना होगा? मेरी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाने वाला। वो ऐसा कह रहे थे और तब तक इशिता भी वहाँ पर आ गई थी। वो अपने कार से वहाँ पर आई थी और वो मेरे घर के अंदर आ गई। वो अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ इसी के साथ, वरना मैं किसी के साथ और शादी नहीं करने वाली। और अगर आप ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और के साथ करवाना चाहेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इशिता ऐसा कह रही थी और तब उसके पिताजी भी चुप हो गए थे। और उसके बाद मेरे पिताजी कहने लगे, भाई साहब देखिए, अगर दोनों बच्चे आपस में साथ रहना चाहते हैं तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
दोनों पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, फिर हमें उससे क्या दिक्कत है? तो वो कहने लगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है। अगर ये कोई सरकारी जॉब कर ले, अगर इसे कोई सरकारी जॉब लग गया, तब मैं जाकर सोचूंगा कि इसके साथ शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। फिलहाल तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं करवाने वाला। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए और इशिता भी चली गई। फिर मेरे पिताजी मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो कहने लगे, तुम्हें यही करने के लिए कॉलेज में भेजा था, तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भेजा था, और तुम ये गुल खिलाकर आए हो। तुम इशिता को भूल जाओ, नहीं तो कोई सरकारी नौकरी लो। पिताजी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, पिताजी मेरी नौकरी आर्मी में पक्की है। अभी कुछ दिन पहले आर्मी के लिए रनिंग था और मैं उसमें एक्सीलेंट मारा हूँ। यकीनन मेरी नौकरी उसमें लग जाएगी। पिताजी भी कहने लगे थे, लग गया तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, वरना तुम्हें इशिता को भूलना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही समय बीता और मेरी सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और मेरे पिताजी भी गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके आंखों में आंसू थे और वो कहने लगे, भले ही तुमने कॉलेज में जो कुछ भी किया, लेकिन तुम मेहनत किए थे, तभी तुम आज ये मुकाम को हासिल कर पाए हो। मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और मैं सबसे पहले इशिता के घर जाना चाहता था। उसके पिताजी से छाती चौड़ा कर कर बातें करना चाहता था। वो कह रहे थे ना कि सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं इशिता के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लो, लग गई सरकारी नौकरी, अब मैं इशिता से शादी कर कर ही रहूँगा। मैं यही सोचकर इशिता के घर गया और उसके पिताजी से बातें करने लगा। पहले तो इशिता के पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कह रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई भी नौकरी लग जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगा। वैसा कह रहे थे। और जब इशिता वो कहना शुरू की थी कि आप तो बोल रहे थे कि जब इसको जॉब लग जाएगी तब तब हमारी शादी आपस में करवा दोगे, लेकिन अब क्या हुआ, आप अपनी बातों से क्यों बदल रहे हो? तब उसके पिताजी माने थे और वो कहने लगे थे, ठीक है करवा दूंगा तुम दोनों की शादी आपस में। वो ऐसा कहे थे और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश। फिर मैं इशिता के कमरे में गया और उससे गले लग गया। इशिता भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कहने लगी थी अब हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कुछ दिन बीते। कुछ दिन तक तो इशिता मुझसे मिलने के लिए आया करती। वो कभी कभार मिलने के लिए आया करती, मुझसे कॉल पर बातें भी करती। लेकिन 10 दिनों से ना तो इशिता मुझसे मिलने आई थी और ना ही उसका कोई कॉल आया था। इसलिए मैं उससे मिलने उसके घर ही चला गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं सन्न था। इशिता की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके शरीर, उसके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके आसपास उसके घर वाले खड़े थे। मैं वहाँ पहुँचकर उनसे पूछने लगा, इशिता को क्या हुआ है, इसका शरीर ऐसा क्यों हो गया है? तो उनके घर वालों का कहना था, पता नहीं इशिता को अचानक से कौन सी बीमारी लग गई, इसके शरीर इस तरह से अकड़ना शुरू हो गए। अभी भी देखो, अभी भी इसका शरीर थोड़ा थोड़ा अकड़ा हुआ है। और मैं गौर से देखा, इशिता का शरीर थोड़ा थोड़ा सा अकड़ा हुआ था। और मैं इशिता से पूछने लगा, इशिता कैसे हुआ ये? लेकिन इशिता कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस उसकी आंखों से निकलने वाले वो लगातार आंसू, वो रुक नहीं रहे थे। और तब उसके पिताजी कहने लगे, सिर्फ इसे अकड़ने की ही बीमारी नहीं है, इसके बर्ताव कभी कभी बदल जाते हैं और ये कुछ भी बोलती नहीं है। उसके पिताजी ऐसा कह रहे थे और मैं कहने लगा, तो आपने इसे डॉक्टर के पास नहीं दिखाए? लेकर चलिए लेकर इसे डॉक्टर के पास। लेकिन उसके पिताजी का कहना था, मैं इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास इसे दिखाया हूँ, लेकिन उन्हें भी कोई बीमारी नहीं पता चल पाई। बस वो कुछ दिन की दवाई दिए हैं, उसे खाते हो सकता है इशिता ठीक हो जाए और हो सकता है वो ठीक ना हो। इशिता की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और मैं इशिता को गले से लगाकर कहने लगा, घबराना मत इशिता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगा और तुम्हारी ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन इशिता लगातार रोए जा रही थी। और तभी अचानक से उसके शरीर में झटका सा लगा और इशिता थोड़ा सा नॉर्मल हो गई। वो मेरे गले लगकर रो रही थी और वो वहाँ टेबल पर पड़े अपने पिताजी के फ़ोन को उठा ली। ये फ़ोन उसके पिताजी की थी और वो लोग खोलकर मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। वो फ़ोन के होम स्क्रीन को दिखा रही थी और वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी।
लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और मैं कहने लगा, क्या है ये, फोन का होम स्क्रीन है। और तब तक उसके पिताजी उससे फोन छीन लिए और वो कहने लगे, मैं पहले ही कहा था ना इसका दिमागी हालत खराब है, तुम इसकी बातें मत सुनना, ये आजकल ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। वहाँ सीता मुझे देखकर काफी ज्यादा रोए जा रही थी और मैं ऐसे वहां पर लगभग 1 घंटे तक रुका रहा। जब तक मैं वहां पर रुका रहा तब तक सीता मुझे देखकर रोती ही रही, इसीलिए मैं चला आया। अगर मैं और भी ज्यादा देर तक रुकता तो और भी ज्यादा वो रोती रहती, इसीलिए वहां से चला आया। और अगली सुबह मैं सबसे पहले मंदिर गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया था कि सीता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वहां मुझे एक साधु बाबा मिला। ना ही मैं उसे जानता था और ना ही वो मुझे जानते थे। इसके बावजूद भी वो मुझे देखते ही कहने लगे थे, बेटा राजेश इधर आओ, तुम्हारी परेशानी मैं जानता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो कि बीमार है उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। वो साधु बाबा मंदिर के किनारे पर बैठे हुए थे और वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी काफी ज्यादा हैरान था। इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, मेरा नाम इनको कैसे पता चला, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इसको कैसे पता चला। मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा, आपको कैसे पता चला, मेरा नाम क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में आप कैसे जानते हो। तो साधु बाबा का कहना था, मेरे पास सिद्धियां हैं, सिद्धियां, और उन्हीं सिद्धियों की मदद से मैं किसी के भी बारे में जान सकता हूं। अगर तुम इस सीता को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। साधु बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी खुश था। अगर ये मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरा नाम जान सकते हैं, इस सीता के बारे में जान सकते हैं, तो यकीनन इनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हो सकती है। यकीनन ये सीता को ठीक कर सकते हैं। मैं उन्हें लेकर सीता के घर पहुंचा और वो सीता की ओर देखते हुए कहने लगे थे, अनर्थ, अनर्थ हुआ है। इस पर दूसरी दुनिया का पिशाच चिपका हुआ है जो इसके शरीर के खून को चूस रहा है, वही इसके शरीर को अकड़ा रहा है और इसका बर्ताव भी उसी पिशाच के कारण कभी कभी बदल जाता है। साधु बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी हैरान था, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो ये सच में इसके साथ होता है। साधु बाबा को ये कैसे पता? यकीनन ये सच बोल रहे हैं। मैं कहने लगा, क्या पिशाच? तो कहने लगे, हाँ, दूसरी दुनिया का पिशाच। वहां सीता के पिताजी भी वहां पर ही थे और वो साधु बाबा से कहने लगे, लेकिन ये पिशाच चिपका कैसे? तो उनका कहना था कि ये रात के वक्त इस लड़के से मिलने के लिए बाहर जाती थी ना, उसी समय वो पिशाच चिपका इससे उस पहाड़ी के पास। वो दूसरी दुनिया का पिशाच कुछ समय के लिए हमारी इस दुनिया में आया था और उसी समय वो इस लड़की से चिपक गया। इस सीता से वो पिशाच चिपक गया। वो पिशाच इतनी आसानी से इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें गंगोत्री से 1 महीने के अलग अलग जल को लाना होगा, तुम्हें पवित्र पानी को लाना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? वो साधु बाबा मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, अगर इस सीता को बचाने के लिए मुझे दूसरी दुनिया से भी पवित्र पानी को लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगा। ये गंगोत्री क्या है, मैं वहां से पानी लेकर आऊंगा, बस बताइए कैसे लाना है। तो उस साधु बाबा का कहना था, परसों पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक तुम्हें गंगोत्री के पानी को अलग अलग बोतल में रखना होगा। तुम्हें प्रत्येक दिन गंगोत्री के पानी को भरना है अलग अलग बोतल में। ऐसा तुम्हें लगातार अगले पूर्णिमा तक करना है और जब ऐसा हो जाए तो तुम उसे लेकर अपने घर यहाँ वापस आ जाना और उसी पानी के मिश्रण से इस सीता को नहाने के बाद वो पिशाच इसके शरीर से अलग होगा। साधु बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा था, ठीक है साधु बाबा, मैं आज ही गंगोत्री के लिए निकलता हूँ। इस सीता के पिताजी वहीं पर खड़े थे और वो भी मुझसे कहने लगे थे, हाँ बेटा, अगर तुम इस सीता को बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी जाओ, तुम्हें ये काम करना ही होगा। लेकिन ये सीता मेरी ओर देखकर अपनी आंखों से लगातार आंसू निकाले जा रही थी। वो मेरी ओर देखकर जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी और तभी उसके शरीर में फिर से एक झटका सा लगा और थोड़ा देर के लिए वो नॉर्मल हो गई। वो वहाँ बेड पर उठकर बैठ चुकी थी और वो खड़ी होकर मेरी ओर भागते हुए आई। वो मेरे गले लग गई थी और काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। आज से पहले वो इतना ज्यादा कभी नहीं रोई थी और वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी।
मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उससे कहने लगा, रो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए गंगोत्री का पानी लाने जा रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। वो अपने पिताजी की ओर इशारा कर रही थी। वो बार बार अपनी आंखों से पिताजी की ओर देख रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये ऐसा क्यों कर रही है। मैं उससे कहने लगा, आराम करो, मैं जल्द ही गंगोत्री के पानी लेकर आ जाऊंगा और तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। वो फिर से मेरी इस बात को सुनते काफी ज्यादा रोने लगी और मैं उसे वहीं बेड पर बिठाकर गंगोत्री के लिए निकलने वाला था। लेकिन तभी ईशिता मेरे कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगा, रो मत, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और तभी ईशिता को फिर से एक झटका सा लगा और उसका शरीर फिर से अकड़ना शुरू हो गया। वहां पर उसके पिताजी ईशिता के पास आ गए और वो कहने लगे, बेटा तुम जाओ। फिर मैं भी गंगोत्री जाने के लिए निकल पड़ा। मुझे वहां पहुंचने में 2 दिन का समय लगा। मैं ट्रेन से गया था और सबसे पहले पहुंचते ही वहां हिमालय की गोद से निकल रहे उस पवित्र पानी को उस बोतल में भर लिया और उसे लेकर अपने रूम में पहुंचा, जो मैंने वहीं पास के एक होटल में रूम बुक करवा रखा था। वहां पहुंचकर मैं पूरा दिन निकाला और अगले दिन फिर से मैं उस गंगोत्री के पानी को एक बोतल में भर लिया और फिर से अपने रूम में आ गया। अगले दिन फिर से मैं उसे एक अलग बोतल में उस पानी को भर लिया। अब ऐसे ही प्रत्येक दिन का काम था। मैं प्रत्येक दिन अलग अलग बोतल में गंगोत्री के पानी को भरता और ऐसे ही अगली पूर्णिमा वाली रात भी आ गई। मैं उस दिन भी वहां हिमालय की गोद से निकल रहे उस पवित्र पानी को एक अलग बोतल में भर लिया और उन सारे बोतलों को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। मुझे फिर से घर तक आने में 2 दिन का समय लगा और जब मैं सीता के घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरा माथा सन हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जब वहां पहुंचा तो उसके घर वाले सभी मायूस थे। वो काफी ज्यादा मायूस थे और वो मुझे कहने लगे, आओ बेटा बैठो। मैं भी वहां बैठा और कहने लगा, ईशिता कहाँ है? ईशिता दिखाई नहीं पड़ रही। मेरी ये बात सुनकर ईशिता के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे और मेरा दिल काफी ज्यादा घबराना शुरू हो गया था, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। और तब उसके पिताजी कहना शुरू किए थे, बेटा मैं ईशिता को बचा नहीं पाया, तुम्हारे आने से पहले उसकी मौत हो गई। वो पिशाच ईशिता की जान ले ली। उनकी ये बातें सुनकर मेरा कलेजा जैसे फटना शुरू हो गया था। मैं काफी फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इसी तरह बहुत ज्यादा रोया और ईशिता के पिताजी मुझे समझा रहे थे, बेटा रो मत, जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। शायद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे नसीब में ईशिता नहीं थी। और मैं बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। मैं उस दिन के बाद ईशिता के याद में लगातार 1 महीने तक रोता रहा था और तब मेरे आंसू भी सूख चुके थे। फिर कुछ ही दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मुझे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाना था। मुझे 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती और फिर ऐसे ही मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला गया। मुझे पूरे 6 महीने आर्मी की ट्रेनिंग दी गई और फिर एक त्योहार पर जब मुझे छुट्टी मिली थी तो मैं अपने गांव आया था, अपने पिताजी के पास आया था। ईशिता की याद अब भी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। पिताजी भी मुझे समझा रहे थे, बेटा अब ईशिता की याद अपने दिमाग से निकाल दो और तुम्हें अब अपने देश के लिए जीना होगा। तुम्हें आर्मी की नौकरी मिल चुकी है और तुम्हें बस अब अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पिताजी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी पिताजी से कहने लगा, पिताजी ये कहना आसान होता है लेकिन ये करना, किसी को अपने दिल से निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ये आप नहीं समझ पाओगे। फिर थोड़ी देर बाद शहर से मेरा कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बधाई दे रहा था कि मैं आर्मी वाला बन चुका हूँ और वो मुझसे कहने लगा, चलो यहाँ मेरे शहर में मेला लगा है, वहाँ से घूम कर आते हैं। कब तक ईशिता की याद में तुम ऐसे डूबे रहोगे? मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन वो इतनी दूर से आया था और वो मुझे जाने के लिए कह रहा था, मेले में घूमने जाने के लिए कह रहा था और मैं भी उसे मना नहीं कर पाया। फिर रात के लगभग 9 बजे के करीब हम लोग मेले में जाने के लिए निकल पड़े, जो मेरे ही पास के शहर में लगा हुआ था। वहां पहुंचा और वो लोग मुझसे कहने लगे कि चलो झूले पर झूलते हैं। वो बड़े से झूला जो कि गोल गोल घूमता है, मुझे उस पर झूलने के लिए कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, देखो मैं नहीं झूलना चाहता, अगर तुम्हें झूलना है तो जाकर झूलो, मैं यहीं खड़े होकर तुम्हें देखता हूँ। तो वो भी कहने लगे, ठीक है तुम यहीं पर खड़े रहना, हम लोग झूल कर आते हैं। फिर वो लोग वहाँ उस झूले पर झूलने चले गए और मैं वहीं
वहीं खड़ा उस झूले को देख रहा था। और तभी मेरी नजर पड़ी मेरे सामने वो जो लड़की खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल इशिता से मिलता जुलता था, सेम इशिता। उसका चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम इशिता जैसा था। और मैं सोचने लगा, कौन है ये लड़की? मैं उसके पास गया, उससे बातें करने लगा। मैं उससे कह रहा था, इशिता, इशिता नाम है तुम्हारा? वो कह रही थी, हाँ मेरा नाम इशिता है, लेकिन आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। इशिता मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानती? मैं राजेश, तुम्हारे साथ पढ़ा था, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? कल तक तो तुम कहा करती थी कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आज पहचानने से इनकार कर रही हो। और तब इशिता मुझसे कहने लगी थी, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, और आप ऐसे अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था इशिता ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं 100% कन्फर्म था कि इशिता मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। और मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आया, उसी के साथ था, इशिता के साथ ही वो लड़का था, और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? मैं याद करने लगा। इसका फोटो तो मैंने इशिता के पिताजी के मोबाइल में देखा था। जब इशिता अपने पिताजी की लॉक को खोलकर मुझे दिखा रही थी, वो उसके फोन को मुझे दिखा रही थी, और तब मैं इशिता के पिताजी के फोन में जो होम स्क्रीन पर ये फोटो लगा हुआ था, ये इसी का तो फोटो था। मैं उसकी ओर गौर से देख रहा था, और वो चलता हुआ इशिता के पास आई, और वो कहने लगी, कौन हो तुम इशिता को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? तो इशिता भी कहने लगी थी, देखिए ना, ये ऐसी अनाप शनाप बातें किया जा रहा है। और तब वो मुझे धक्का देने लगा था, और मैं उसे कॉलर से पकड़ लिया। मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, क्योंकि मैंने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी थी। वो चाहकर भी मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और मैं उसे कहने लगा, सच सच बताओ, कौन हो तुम, और तुम इशिता के साथ क्या कर रहे हो? और मैंने तुम्हारा फोटो इशिता के पिताजी के मोबाइल में देखा था, इसलिए तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तो वो कहने लगा, डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तुम्हें पता है इशिता मेरी वाइफ है, और मैं इसके साथ शादी किया हूँ। तो मैं उससे कहने लगा, क्या तुम इशिता के साथ शादी कब कर लिए? तो कहने लगा, जब तुम गंगोत्री में पानी लाने के लिए गए थे इशिता को बचाने के लिए, तुम्हें तो याद ही होगा। तो मैं भी कहने लगा, लेकिन इशिता मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? क्या वो मुझे पहले से ही धोखा देना चाहती थी? तो वो डॉक्टर हंसते हुए कहने लगा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी, और वो कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। इशिता के दिमाग से तुम्हारी याददाश्त को मैं मिटा चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है इशिता पे किसी दूसरी दुनिया का पिशाच चिपका था? वो ऐसा कह रहा था और मैं चुप था। फिर से वो कहने लगा, कोई पिशाच विशाच नहीं था, उसे सिर्फ मेरी दवाइयों का असर था। पता है, उसके पिताजी खुद उसके खाने में वो दवाई मिलाकर देते थे, जिससे कि इशिता का दिमागी हालत कुछ दिनों के लिए खराब हो जाए। और वो साधु जो तुम्हें मंदिर में मिला था, क्या वो असली साधु था? नहीं, वो मेरे द्वारा भेजा गया ही वो साधु था जो तुम्हें अपने जाल में फंसाया, और तुम भी उसकी बातों को मान लिए। तुम्हें पता है, जब इशिता के पिताजी इशिता की शादी मुझसे करवाने के लिए इनकार किए थे, तभी मैं इशिता के पिताजी से पूछा था, आखिर ऐसी क्या बात है, मेरे पास पैसा है, अच्छी जॉब है, फिर भी आप इशिता की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाना चाहते? तो उनका कहना था, एक लड़का है जो कि इशिता के प्यार में पड़ा हुआ है, और इशिता भी उसी से शादी करना चाहती है। और तब मैंने ये बनाया था परफेक्ट प्लान। कैसा लगा मेरा प्लान? वो मुझसे ऐसा कह रहा था, और मैं उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया, और वो कहने लगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी देखना, इशिता खुद बोलेगी कि तुम इसे नीचे उतारो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इशिता मेरा वाइफ नहीं है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अभी हमारी शादी हुई नहीं है। अगर तू कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले, चल। वो डॉक्टर मुझसे ऐसा कह रहा था, और मैं भी इशिता की ओर देखने लगा, लेकिन इशिता ऐसा कुछ मुझसे कही ही नहीं थी। वो ना तो इसके बारे में कुछ बोली थी, और वो लगातार मेरे चेहरे की ओर देख रही थी और अपने सर को पकड़े हुई थी। और मैं उस डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर, तेरा खेल खत्म। तुमने सुना ही होगा कि प्यार की ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है।
देख अब तेरा खेल कैसे खत्म होता है। तो वो डॉक्टर फिर से मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तू कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी तू इशिता की याददाश्त वापस नहीं ला सकता। अगर तू ट्राई करना चाहता है तो कर ले। अब मैं भी मुस्कुराता हुआ उस डॉक्टर को नीचे उतार दिया और उससे कहा, तेरा खेल खत्म हो चुका है, जरा पीछे पलट कर देख। जब वो पीछे पलटा तो वहां पर वो मेरा दोस्त था जो उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। वो डॉक्टर जो कुछ भी बोला था उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और ये चीज देखते ही वो डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने गन निकाल ली थी। उसने अपने जेब से गन निकाल ली थी और मैं अपना पहला मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। मेरा मुक्का पड़ते वो जमीन पर गिर पड़ा और उधर इशिता भी बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे उठाया और उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर उसका इलाज किया। कुछ ही देर में इशिता को होश आ गया। इशिता भी मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी और वो मुझसे कह रही थी, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कहीं देखी हूँ। मेरा कोई गहरा संबंध आपके साथ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। इशिता मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ को, वो जो कुछ भी बोला था वो मैं उसे सुना दिया। और उसे भी सच्चाई का पता चल चुका था। उसे जैसे ही सच्चाई का पता चला उसकी याददाश्त वापस लौट गई और वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि जब तुम गंगोत्री जा रहे थे तब मैं तुमसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि मेरे पिताजी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तुम्हारे जाते ही मेरी शादी उस डॉक्टर के साथ करवाने वाले हैं और तुम गए। उसके बाद वो डॉक्टर अमेरिका से आया और मुझे वो कुछ दवाई और एक इंजेक्शन मेरे शरीर में लगा दिया। मैं उसे रोकना तो चाहती थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा शरीर अकड़ा हुआ था, मेरी आवाज़ तक मेरे गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन मुझे लगाया था और थोड़ी ही देर बाद मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में भूलना शुरू हो गई। तुम्हारी याददाश्त मेरे दिमाग से निकल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। इशिता मुझे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना, चलो हम शादी करते हैं। फिर ऐसे ही हम दोनों आपस में शादी कर लिए और आज हम साथ साथ हैं।